हेलो बच्चों। हेलो हेलो हेलो। बच्चों आवाज़ क्लियर है क्या? एक बार बता दो। बच्चों आवाज़ क्लियर है? चलो आवाज़ क्लियर है। चलो 1-2 मिनट वेट करते हैं बाकी लोग के आने का, फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो हर्षल, विवेक। अच्छा हर्षल ही विवेक है। ओके। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर आप क्या पढ़ाओगे? बेटा एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। पीयूष मिश्रा, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो भाई, तो क्या हाल चाल है बच्चों सभी आपके? सर और कौन से टॉपिक? बेटा एनएलएम खत्म होने के बाद में हम सर्कुलर मोशन करेंगे, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर, एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। सर ये 9th का चैप्टर 2 है। हाँ बेटा 9th का चैप्टर 2 है, हम थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। चलो सर, हाँ बहुत सही है। चलो बढ़िया, अप्रूवल मिल गया है भाई बच्चे से। सर एनएसजीएस से पहले सिलेबस हो जाएगा? हाँ बेटा बिल्कुल हो जाएगा। पैरेलल क्लासेस चल ही रही हैं, मैकेनिक्स पार्ट मैं करवा रहा हूँ और साथ ही साथ आपकी शायद लाइट की क्लासेस चल ही रही हैं, आशीष सर करवा रहे हैं, वो तो बिल्कुल हो जाएगा सिलेबस। चलो तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो माय नेम इज़ आकाश सिंह और मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ। मैं आपको जो है मैकेनिक्स वाला जो पार्ट आपका बचा हुआ है वो कंप्लीट करने वाले हैं अपन एनएसजीएस के लिए। तो जो मैं स्टार्टिंग जो टॉपिक कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ एनएलएम। एनएलएम बोले तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब जैसे ही हम ये वर्ड सुनते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो हमारे दिमाग में वो 3 लॉज आ जाते हैं जो न्यूटन दादा ने दिए थे। वो कौन कौन से 3 लॉज दिए थे बच्चों? पहला लॉ क्या बोला था उन्होंने? पहला लॉ बोला था कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट विल रिमेन एट रेस्ट और विल बी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यही पढ़ा था हमने। तो इसी को जो ये हमने आज तक लॉ पढ़ा है, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे कि इस लॉज के अंदर क्या मतलब कि गड़बड़ है, क्या ये लॉ सही था, क्या नहीं था, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है टॉपिक वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कौन सा है बच्चों? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है बच्चों, आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होना चाहिए? यस ऑप्टिक्स चल रहा है, चलो बढ़िया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अभी तक आपने पढ़ा क्या है फर्स्ट लॉ के बारे में? आपने यही पढ़ा है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और is moving with a constant velocity, with a constant velocity, then it will move with constant velocity, or will remain at rest, if no external force is applied, if no external force is applied। यही पढ़ा है बच्चों? क्या यही हमने पढ़ा है? इसके हिसाब से मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, जैसे मान लो ये अगर फोन है, ये अगर रेस्ट में है तो ये क्या होगा? रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ये अगर रेस्ट में है तो क्या ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा?
कब तक? जब तक कोई एक एक्सटर्नल एजेंट आके इसके ऊपर क्या ना लगाए, फोर्स ना लगाए, तब तक। या फिर अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा? कब तक? जब तक कोई एक एक्सटर्नल एजेंट आके इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, तब तक। क्लियर है? ये बोलता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है बच्चों? लेकिन मान लो मैं अब आपको एक कंडीशन देता हूं, कि ये एक टेबल है। ये क्या है बच्चों? एक टेबल रखी हुई है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक बोतल रख दी। मैंने क्या रख दी बच्चों? बोतल रख दी। मैंने कंडीशन वापस से सुन लो, मैंने एक टेबल ली और उसके ऊपर एक बोतल रख दी है, ठीक है, और यहां से मैंने किसी बच्चे को बोला कि तुम यहां से भागना चालू करो, तुम यहां से भागना चालू करो, और किस एक्सेलरेशन से भागो? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से भागना चालू कर दो। वापस सुनो, मैंने एक बोतल टेबल पे रखी और उसके पास से ही मैंने क्या बोला एक बच्चे को कि तुम भागना चालू करो और तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। बच्चा ने बोला ठीक है सर, भागना चालू किया उसने। अब रिलेटिव वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं, तो एक बात बताओ, बच्चा अगर ध्यान से दौड़ते हुए देखेगा तो क्या इसको ये बोतल पीछे की तरफ जाती हुई नजर आएगी? क्या इसको ये बोतल पीछे की तरफ जाती हुई नजर आएगी? और कितने एक्सेलरेशन से जाती हुई नजर आएगी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। वापस सुनो, अगर बच्चा 2 मीटर को, मान लो यहां बोतल रखी है, मैं सामने की तरफ अगर दौड़ने लगूं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो मेरे रेस्पेक्ट में ये बोतल क्या हो रही होगी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पीछे जा रही होगी। यही केस हो रहा होगा। लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ, इसके रेस्पेक्ट में ये बोतल क्या आ गई? मोशन में आ गई। इसके रेस्पेक्ट में ये बोतल क्या आ गई? मोशन में आ गई। लेकिन सर अभी तो आपने एक चीज बोली थी कि जब तक मैं इस बोतल पे कोई फोर्स ना लगाऊं तब तक ये बोतल रेस्ट में ही रहनी चाहिए थी। पहले बोतल रेस्ट में थी तो ये रेस्ट में ही रहनी चाहिए थी। भाग तो मैं रहा हूं ना, मैंने इसके ऊपर, बोतल के ऊपर कोई फोर्स लगाया नहीं है, मैंने बोतल के ऊपर कोई फोर्स लगाया नहीं है, तो फिर ये बोतल मोशन में कैसे आई? मतलब या तो ये हो सकता है कि सर ये जो आपने लॉ लिखाया है अभी, ये जो लॉ लिखाया है अभी, ये गलत है, या तो ये गलत है, या फिर आपने जो कंडीशन दी है इसके अंदर कुछ मिसिंग है। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। क्या? कि ये लॉ जो है ना, इसमें कुछ मिसिंग है, इसके अंदर कुछ मिसिंग है, और आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। तो इसको जब मैंने समझा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, या फिर न्यूटन दादा ने क्या बोलने की कोशिश करी होगी, तो उससे जो चीज निकल के आई ना, वो क्या निकल के आई कि इस, एक बात बताओ, ये बोतल जो है पीछे किसके रेस्पेक्ट में जा रही है? किसके रेस्पेक्ट में जा रही है? इसके रेस्पेक्ट में। मान लो इसका नाम क्या है? अब्दुल है। क्या नाम है इसका? अब्दुल। किसके रेस्पेक्ट में बोतल पीछे जा रही है? अब्दुल के रेस्पेक्ट में। और अब्दुल को ध्यान से देखा हमने, तो क्या अब्दुल एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है? क्या अब्दुल एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है? उसके पास में खुद का एक एक्सेलरेशन है? आपने कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल है। तो इस बेसिस पे हमने फ्रेम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने फ्रेम को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। एक वो फ्रेम जो कैसे हो? एक्सेलरेटेड हो। कैसे हो? एक्सेलरेटेड हो। और एक वो फ्रेम जो कैसे हो? नॉन एक्सेलरेटेड हो। कैसे हो बच्चों? नॉन एक्सेलरेटेड। कैसे? नॉन एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड फ्रेम कौन से? जिनके पास में क्या हो? एक्सेलरेशन हो, या फिर मैं ये बोलूं जिनका एक्सेलरेशन क्या हो? 0 ना हो। क्या हो? 0 ना हो। क्लियर है? और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम कौन से होंगे? जिनका एक्सेलरेशन कितना हो बच्चों? 0 हो। जिनका एक्सेलरेशन कितना हो? 0 हो। तो यहां तक क्या कंडीशन आई बच्चों अभी तक? कि हमारे पास में 2 टाइप के फ्रेम हैं, एक एक्सेलरेटेड और एक नॉन एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड जो फ्रेम है उनका एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, और नॉन एक्सेलरेटेड जो फ्रेम है उनका एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। और इन्हीं फ्रेम को बोला जाता है क्या? इनर्शियल फ्रेम्स। इन्हीं को क्या बोला जाता है? इनर्शियल फ्रेम्स। क्लियर है? इन्हीं को क्या बोला जाता है बच्चों? इनर्शियल फ्रेम्स। अब याद करो, जो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, वो क्या था? कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन है
कि जिस फ्रेम से आप उसको देख रहे हो, जिस फ्रेम से आप उसको देख रहे हो वो कैसा होना चाहिए, नॉन एक्सेलरेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन एक्सेलरेटेड होना चाहिए। या फिर मैं ये बोलूं वो फ्रेम कैसा होना चाहिए, इनर्शियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, इनर्शियल होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? सर इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में जीरो है? इस बॉटल के रेस्पेक्ट में। मान लो, हाँ ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि किसके रेस्पेक्ट में जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में हमें बताना पड़ेगा। तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में देखूं, अब्दुल के रेस्पेक्ट में, तो अगर इस बॉटल के रेस्पेक्ट में किसी फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो होगा, इस बॉटल के रेस्पेक्ट में अगर किसी फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो वो क्या कहलाएगा, इसके लिए इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। क्लियर है बच्चा? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो बढ़िया। तो सर इसकी डेफिनेशन, मतलब ये तो एग्जैक्ट नहीं हुई, तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी, इफ द, किसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है ये? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। इफ द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी, if the net force on a body is zero, एक सेकेंड, कौन, ओनली वर्क्स इन इनर्शियल फ्रेम्स, बढ़िया। चलो हाँ वापस आते हैं। इफ द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन इट इज पॉसिबल, then it is possible to choose a frame, in which the acceleration of the body is zero। मतलब सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर कोई बॉडी है जिसके ऊपर नेट फोर्स कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, नेट फोर्स कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो उस केस में हम एक ऐसा फ्रेम चूज कर सकते हैं, उस केस में हम ऐसा एक फ्रेम चूज कर सकते हैं जिसके अंदर क्या होगा, उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो जाए, जीरो हो जाए। ये है एक्चुअल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या ये क्लियर है बच्चों? क्या ये क्लियर है बच्चों? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या ये क्लियर हुआ बच्चों? चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज और आती है कि सर एक बात बताइए कि हम जो हमारी कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं दौड़ा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मैं दौड़ा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? तो हम क्या बोलते हैं, अर्थ के रेस्पेक्ट में। लेकिन सर एक बात बताइए, अर्थ तो सन के अराउंड घूम रही है कि नहीं घूम रही? अर्थ तो सन के अराउंड घूम रही है, और घूम रही है मतलब वो कैसी है, एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड है मतलब वो इनर्शियल फ्रेम है। कैसा फ्रेम है वो? एक इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन हम तो उसको इनर्शियल मान के काम कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम कि ऑल्दो अर्थ जो है एक इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ऑल्दो अर्थ कैसी है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ऑल्दो अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। माना कि अर्थ जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन हम हमारे कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक इनर्शियल फ्रेम मान लेंगे। हम क्या करेंगे, इसको एक इनर्शियल फ्रेम मान लेंगे। बट फॉर आर कैलकुलेशंस we consider earth as an inertial frame, earth as an inertial frame। क्लियर है बच्चों? हमने क्या किया कि अर्थ, माना कि अर्थ जो है वो घूम रही है, माना वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन हमें कोई ना कोई तो एक रिलेटिव चीज लेनी पड़ेगी
जिसके रेस्पेक्ट में हम बाकी सबका एक्सेलरेशन, बाकी सबकी वेलोसिटी डिफाइन कर पाए। तो हमने किसको मान लिया? अर्थ को मान लिया। मतलब हमने क्या मान लिया कि अर्थ जो है वो कैसी है? इनर्शियल है। अर्थ कैसी है? इनर्शियल है। और उसके रेस्पेक्ट में अब हम बाकी हर ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? क्या ये बात क्लियर हुई? चमका सर जी, बहुत बढ़िया। तो अभी तक जो हमने इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट देखे हैं वो कौन कौन से देखे हैं? पहला पॉइंट क्या देखा हमने कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लिखो इसको। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ is valid only in the inertial frame, only in the inertial frame, कि जब तक हम एक फ्रेम को इनर्शियल ना माने तब तक ये लॉ क्या होगा? वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? अब चलो एक चीज और बताओ। मैंने बोला कि मान लो यहां पर एक रस्सी है, यहां पर एक क्या है? रस्सी है। और ये कौन खड़ा है भाई? अब्दुल खड़ा है। ये कौन खड़ा है? अब्दुल। अब मैंने ये बोला कि मानो अब्दुल जो है इस रस्सी को नीचे खींच रहा है और ये इसके ऊपर फोर्स जो लगा रहा है वो लगा रहा है कितना? 50 न्यूटन। कितना फोर्स लगा रहा है? 50 न्यूटन। क्लियर है? अब एक बात तो, मानो यहां से कोई दूसरा इंसान कोई यहां पर खड़ा है, कोई दूसरा इंसान यहां पर खड़ा है, तो उसके हिसाब से अब्दुल कितना फोर्स लगा रहा होगा? 50 न्यूटन लगा रहा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल लगा रहा होगा। मैंने बोला ये आदमी जो है अब चलने लगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड से। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये आदमी चलने लग गया। कितनी वेलोसिटी से? 2 मीटर पर सेकंड से। तो क्या अब ये जो फोर्स लगा रहा है अब्दुल वो चेंज हुआ? मैंने कहा नहीं हुआ। क्यों सर? अब्दुल तो अब भी 50 न्यूटन ही लगा रहा है ना। अगर उसको खींचने में 50 न्यूटन लगाना पड़ रहा है तो अब भी उसको उतना ही लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? हमने सिर्फ क्या किया? फ्रेम चेंज किया। हमने सिर्फ क्या किया? फ्रेम चेंज किया। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी तक तो ये कैसे थे? इनर्शियल। मैंने बोला ये जो आदमी है ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से आगे बढ़ने लग गया। कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो क्या ये जो फ्रेम है, अब ये जो फ्रेम है ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया? ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया। किसके रेस्पेक्ट में? अब्दुल के रेस्पेक्ट में। मैंने कहा बिल्कुल बन गया। चलो, तो क्या अब ये फोर्स चेंज हुआ? जितना ये अब्दुल इस रस्सी पे लगा रहा होगा, क्या ये फोर्स अब चेंज हुआ? आपने बोला नहीं सर, अब भी फोर्स सेम ही है। क्यों? क्योंकि सर पहले भी वो 50 न्यूटन ही लगा रहा था। अगर सोच के देखो, उसको रस्सी खींचने में 50 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो अब भी तो उसको उतना ही फोर्स लगाना पड़ रहा होगा। तो मतलब क्या समझ में आया यहां से? मतलब ये समझ में आया कि ये जो फोर्स जो होता है ना, ये जो फोर्स है ये इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट है किससे? फ्रेम से। किससे? फ्रेम से। फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। तो क्या लिख सकते हैं हम? फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। मतलब मैं फ्रेम कोई भी चूज करूं, फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्या करूं मैं? कोई भी फ्रेम चूज कर लूं, भले ही वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, भले ही वो फ्रेम रेस्ट पे हो, भले ही वो फ्रेम एक्सेलरेटेड हो, भले ही वो फ्रेम का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो, लेकिन जितना फोर्स एक बॉडी दूसरे पे लगा रही है वो फोर्स क्या हमेशा सेम रहेगा? बिल्कुल रहेगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हो गया? चलो, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। फोर्स डज नॉट चेंज व्हेन चेंज फ्रेम। बिल्कुल, फोर्स चेंज नहीं होगा भले ही हम फ्रेम को क्या कर लें? चेंज कर लें। तो कितने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए हमने। एक कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहां वैलिड होता है? इनर्शियल फ्रेम के अंदर। दूसरा कि हमने क्या देखा कि फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है किसके? फ्रेम के। ये 2 पॉइंट हमने अभी तक
देख लिए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर। क्लियर बच्चों? तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक्चुअल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्वेश्चन देंगे बेटा, एक दो कंसेप्ट और होने के बाद में क्वेश्चन दिए जाएंगे। चलो अब चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है बच्चों? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि अगर किसी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, किसी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई एक नेट फोर्स तो निकल के आएगा, कोई ना कोई एक नेट फोर्स तो निकल के आएगा। न्यूटन सेकंड लॉ ये बोलता है कि किसी बॉडी पे अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं तो उनका जो नेट फोर्स आएगा वो किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो क्या मैं लिख सकता हूं नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू the rate of change of linear momentum। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब सवाल आएगा सर ये मोमेंटम क्या चीज होती है? तो मोमेंटम की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है और वो क्या है? इसको पहली चीज डिनोट किससे किया जाता है? P से। P वेक्टर इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। बस यही इसकी डेफिनेशन है। क्या? कि मास इनटू वेलोसिटी कर दो किसी पार्टिकल की, वो क्या बता देगा आपको? मोमेंटम बता देगा। क्लियर है? तो सर इसका मतलब क्या है जो आपने ऊपर लिखा कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब ये है कि मान लो एक बॉडी है जिसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ फोर्सेस क्या कर रहे हैं बच्चों? एक्ट कर रहे हैं। ये F1, F2, F3 ऐसे करके ये कितने नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं? Fn। लेकिन सर हमने वेक्टर तो पढ़ लिया है, तो क्या हम इन सारे फोर्सेस को वेक्टर ऐड करके एक फोर्स निकाल सकते हैं, एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं? जैसे नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड करके हम एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालते थे, वैसे ही क्या हम यहां पर एक F नेट निकाल सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपने बोला सर हमने इसका रिजल्टेंट निकाला और वो आया इस डायरेक्शन में, वो क्या आया? नेट फोर्स। क्या आया? नेट फोर्स। कि ये नेट फोर्स लग रहा होगा और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा इस बॉडी पे। तो इसका मतलब ये है कि एफ नेट जो होगा ना बच्चों, एफ नेट वो किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डीपी बाई dt के बराबर। क्लियर है बच्चों? ये होता है क्या? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? सर आशीष सर कहाँ हैं? बेटा आशीष सर जो है वो दूसरा टॉपिक करवाएंगे, उनकी ऑल्टरनेट क्लासेस चल रही हैं, आशीष सर भी करवाएंगे। वो शायद अभी ऑप्टिक्स चल रहा है आपका। आदित्य का कहना है समझ नहीं आया। चलो वापस देखो, मैंने क्या बोला? मान लो कोई एक बॉडी है, उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे होंगे। नंबर ऑफ फोर्सेस क्या कर रहे होंगे? एक्ट कर रहे होंगे। तो उनका एक रिजल्टेंट फोर्स मैं निकाल सकता हूं। जैसे अगर एक बॉडी पे 4 अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो क्या मैं उसका एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकता हूं? और वो फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है, वो किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगा। उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगा। क्लियर है बच्चा लोग?
क्या ये क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ, हमने ये जो लिखा कि एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ पी वेक्टर, और हमने अभी अभी पढ़ा था कि पी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एम वी वेक्टर। क्या ये चीज लिख सकते हैं बच्चों? हाँ कि ना? क्या ये चीज लिखी जा सकती है? तो एक बात बताओ, क्या आप लोगों को जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया था तो क्या आप लोगों को एक रूल पढ़ाया गया था कि मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, मतलब कि जो अगर कोई दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाइड हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? कैसे होगा? एक काम करो, पहले को कांस्टेंट रखो, बाहर ऐसे कैसे रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो dv वेक्टर बाई dt, प्लस दूसरे को ऐसे कैसे रखो, पहले का डिफरेंशिएशन कर दो dm बाई dt। क्या ऐसे ही कुछ बताया गया था? ये किसके इक्वल होगा? फोर्स के इक्वल। क्या ऐसा ही कुछ बताया गया था? अब सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये किसके इक्वल है? m इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। लेकिन सर हमारे केस में हम क्या करते हैं, मास को कांस्टेंट मान लेते हैं। मास को जैसे ही कांस्टेंट माना तो क्या dm बाई dt की वैल्यू जीरो हो गई? क्या dm बाई dt की वैल्यू जीरो हो गई? बिल्कुल हो गई। तो फोर्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? m इंटू dv वेक्टर अपॉन dt। और याद हो काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ा था कि dv वेक्टर अपॉन dt को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चों? ये केस कब होगा? जब मास क्या हो? कांस्टेंट हो। मास कैसा हो? कांस्टेंट। क्लियर हुआ बच्चों? चलो बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो इसी बात पे एक चीज और समझो कि मान लो जैसे इक्वेशन हमारे पास में आ गई F इज इक्वल्स टू एम ए। इक्वेशन क्या आ गई? F इज इक्वल्स टू एम ए। अब सर एक बात बताइए, जब आपने काइनेमेटिक्स पढ़ाया था, आशीष सर ने जब काइनेमेटिक्स पढ़ाया था तो उन्होंने काइनेमेटिक्स की एक बेसिक सी डेफिनेशन बताई थी कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम मोशन के बारे में डील करते हैं। क्या करते हैं? मोशन के बारे में डील करते हैं, लेकिन कोज के बारे में नहीं पढ़ते थे कि वो मोशन आ क्यों रहा है, वो हम नहीं पढ़ते थे। मतलब कि अगर कोई बॉडी चल रही है या फिर किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है तो वो आ कहां से रहा है उसके बारे में हम डील नहीं कर रहे थे। वो हम किस में डील करने वाले थे? डायनेमिक्स पार्ट में। किस में? डायनेमिक्स पार्ट में। तो वो जो डायनेमिक्स पार्ट जो था वो अब स्टार्ट हुआ है। तो यहां पर ये दो टर्म दिख रही है ना, F इज इक्वल्स टू एम ए। यहां पर फोर्स जो है वो होता है किसी बॉडी के अंदर अगर कोई मोशन आ रहा है उसका कॉज। ये क्या होता है? कॉज। मतलब जब तक कोई फोर्स लगेगा नहीं तो क्या कोई चलना स्टार्ट करेगा? जब तक कोई फोर्स लगेगा नहीं क्या कोई चलना स्टार्ट करेगा? नहीं करेगा। जैसे अपना ही एग्जांपल लो, सुबह सो रहे होते हैं हम नींद में, बढ़िया एकदम सुबह सुबह प्यारी प्यारी नींद आती है। जब तक मम्मी आके दो चाटे लगा के नहीं उठाती क्या आप उठते हो? नहीं उठते हो। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं मम्मी ने जब आके एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपके ऊपर तब जाके आप उठे? जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था तब तक आप क्या सो रहे थे? हाँ कि ना? हाँ कि ना? क्लियर है? स्टडी ऑफ मोशंस इफेक्ट। अच्छा चलो, HC वर्मा के सॉल्यूशंस करवाएंगे क्या बेटे? यहां पर तो हम कोर्स ही कर पाएंगे। अभी आपको अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम ट्राई करेंगे उनके सॉल्यूशंस बताने के। ठीक है चलो, मतलब पहली चीज तो हमारे पास में क्या आया? F इज इक्वल्स टू एम ए। तो जो ये टर्म है F मतलब फोर्स, वो क्या होता है? कॉज। और ये क्या है? इफेक्ट। ये क्या है? इफेक्ट। मतलब मान लो ये एक बॉडी है तो जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा तो क्या ये चलना चालू करेगी? नहीं करेगी। मतलब मैंने इसके ऊपर जैसे ही एक कॉज लगाया, कॉज क्या था? फोर्स। कॉज क्या है? फोर्स। इसकी वजह से इस बॉडी के अंदर चेंज क्या आया कि ये चलने लग गई, इसके पास एक्सेलरेशन आ गया। तो ये क्या होता है? कॉज। और ये क्या होता है? इफेक्ट। क्लियर है बच्चों? तो F इज इक्वल्स टू एम ए कहां से आया? आपको आज समझ में आया
हाँ कि ना, हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। अब सर एक बात बताइए कि आपने बोला कि मान लो 4 फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी पे, 5 फोर्स लग रहे हैं, हम इसको कैलकुलेट कैसे करें? जैसे आपने बोला एक फोर्स ये लग रहा है F1, एक फोर्स ये लग रहा है F2, एक फोर्स ये लग रहा है F3 और एक फोर्स ये लग रहा है F4। इस बॉडी का मास जो कितना है, m है। तो सर अब इसका एफ नेट कैसे निकालें? तो एफ नेट निकालने के लिए एक बात बताइए, क्या आपने वेक्टर पढ़े हैं? आप एक काम करो, इन सारे फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिख दो। कैसे? F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर। क्या आपने इन चारों फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया? और जैसे ही आपने इन चारों को वेक्टर फॉर्म में लिखा, इनको सबके वेक्टर को ऐड कर दो। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। आपने इन चारों वेक्टर्स को ऐड कर दिया, तो यही जो है आपको बताता है क्या, F नेट वेक्टर। यही आपको क्या बताता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। क्लियर है बच्चों? ये क्या आ गया आपके पास में, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स निकालना है तो कैसे आएगा कि सारे वेक्टर्स को क्या करो, ऐड कर दो। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। पॉलीगन रूल, हाँ वेक्टर फॉर्म में लिख के, चलो बहुत बढ़िया। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि एफ नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? और यहां से एक चीज हमें साफ साफ नजर आ रही है कि जिस डायरेक्शन में एफ नेट होगा, क्या एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा? तो क्या मैं बोल सकता हूं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is towards the direction of net force। क्या ये बात लिखी जा सकती है बच्चों, हाँ कि ना? सर ये तो आशीष सर ने पढ़ा दिया था, बिल्कुल पढ़ा दिया होगा वेक्टर के टाइम पे, बहुत बढ़िया। चलो तो ये क्या आ गया हमारे पास में, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। अब सर हमें एक बात बताइए कि हमने एक चीज और भी पढ़ी थी, क्या कि सर 3 एक्सिस भी होती हैं। कौन कौन सी? एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड। मैंने बोला बिल्कुल है, बिल्कुल पढ़ी है आपने। तो बोला सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं एक्स डायरेक्शन को अलग डील करूं, वाई डायरेक्शन को अलग डील करूं और जेड को अलग डील करूं? मैंने कहा कैसे? बोला मैंने एक काम किया, जितने भी फोर्स थे उनका एक्स कंपोनेंट लिया और उन सबको ऐड कर दिया। जितने भी फोर्सेस थे उनके एक्स कंपोनेंट को लिया और उनको सबको ऐड कर दिया, तो मेरे पास में एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स आ गया। मैंने कहा ठीक है, और उसको इक्वेट कर दो किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन के। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अप्रोच सही है। मैंने सर वाई डायरेक्शन के लिया, सारे फोर्सेस को ऐड कर दिया और इसको इक्वेट कर दिया किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन के। मैंने कहा ठीक है। और सर जेड एक्सिस में भी मैं ऐसे ही करता हूं, एफ जेड इज इक्वल्स टू मास इनटू ए जेड। मैंने कहा ठीक है। तो सर यहां से मेरे पास में एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड तो था ही, मास भी था, ए एक्स, ए वाई, ए जेड की वैल्यू आ गई। मैंने कहा बिल्कुल आ गई। तो यहां से सर क्या मैं लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्या ये चीज लिख सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। यही अप्रोच आपको अपनानी भी है, यही अप्रोच आपको अपनानी भी है। क्लियर है बच्चों? तो अब जैसे ही आपको कहीं पर भी फोर्स दिखें, आपको क्या करना है, उनके कंपोनेंट करने हैं। किस किस के अलोंग, एक्स वाई जेड के अलोंग। एक्स डायरेक्शन के फोर्स जितने हैं उनको वेक्टरली ऐड करना है विद साइंस कि पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। क्लियर है? और उसको किसके इक्वेट कर देना है, m इंटू ए एक्स के। सेम ऐसे ही y डायरेक्शन में आपको क्या करना है, सारे फोर्सेस को ऐड करना है और इक्वेट कर देना किसके, m इंटू ए वाई के। इसी तरीके से आप ए एक्स, ए वाई, ए जेड निकाल लो तो एक्सेलरेशन क्या जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ
ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हो गया? बताओ बच्चों फटाफट। चलो बहुत बढ़िया। तो अब इसी बात पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मानो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसमें एक बॉडी है जिसका मास कितना है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है 2 kg। कितना मास? 2 kg। इसके ऊपर मैंने दो फोर्स लगाए, इसके ऊपर मैंने दो फोर्स लगाए। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, F इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन, ठीक है, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, F इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन। इसको F1 बोल देते हैं और इसको F2 बोल देते हैं। और ये जो एंगल है ये आपको दे रखा है कितना? 37 डिग्री। कितना दे रखा है? 37 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। चलो फटाफट लग जाओ बच्चों, देखते हैं। आई कैप प्लस 1.5 जे कैप, बहुत बढ़िया। हर्षल ठाकुर का आंसर आया 28। चलो देखते हैं कैसे। मैंने क्या बोला था आपको कि आपको सबसे पहली चीज क्या करनी थी, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट देखने थे। तो आपने बोला सर ये तो रही हमारी एक्स एक्सिस और ये रही हमारी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग कौन कौन से फोर्स हैं? एक तो F2 है और दूसरा जो है सर F1 का ये वाला कंपोनेंट। और कंपोनेंट करना हमने वेक्टर में ही सीख लिया था। वो कितना आएगा? F1 इंटू cos 37। F1 इंटू cos 37 मतलब 5 इंटू cos 37 की वैल्यू कितनी? 4/5। तो ये कितना आया? 4 न्यूटन। क्लियर है? सेम ऐसे ही ये कितना आएगा? F sin 37 और इसका मतलब F1 sin 37 मतलब 5 इंटू 3/5। तो ये कितना आया? 3 न्यूटन के बराबर। क्लियर है? अब क्या करना है हमें? सिग्मा Fx निकालना है, मतलब x डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं उनको सबको ऐड कर देना है, विद साइन ऐड करना है। अगर मैं इस वाली साइड को पॉजिटिव लेता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं 4 न्यूटन, और ये वाली साइड को नेगेटिव लिया है तो क्या जाएगा? -2 न्यूटन। तो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना आ गया? 2 न्यूटन के बराबर आ गया। और ये किसके बराबर होना चाहिए? मास इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो 2 इज इक्वल टू मास कितना? 2 इंटू ए एक्स। तो यहां से ए एक्स की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ? सेम ऐसे ही मैं करूंगा किसके लिए? वाई डायरेक्शन के लिए। उसके लिए क्या आएगा? सिग्मा एफ वाई बराबर, वाई डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स हमें देखने को मिल रहा है, कौन सा? 3 न्यूटन। 3 न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू ए वाई। तो यहां से जब m की वैल्यू 2 पुट करी तो ए वाई की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मेरे को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ए वेक्टर कितना आएगा? ए एक्स आई कैप, ए एक्स कितना? 1 इंटू आई कैप प्लस ए वाई जे कैप 1.5 जे कैप। क्लियर है बच्चों? तो ये क्या हो गया हमारा? एक्सेलरेशन वेक्टर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ये कौन है भाई? ओनली फॉर स्टडी। चलो क्लियर बच्चा पार्टी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन क्या है कि आपको कोई एक ब्लॉक दे रखा है, वापस से एक और ब्लॉक दे रखा है आपको,
मास वही है सेम 2 kg। इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये एंगल जो आपको दे रखा है 37 डिग्री दे रखा है, फोर्स है 10 न्यूटन और एक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और ये वाला एंगल भी कितना है बच्चों 37 डिग्री और ये कितना है 5 न्यूटन और एक फोर्स इधर लग रहा है 3 न्यूटन और एक फोर्स ये लग रहा है नीचे की तरफ 2 न्यूटन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। देखते हैं कौन कर पाता है। चलो भाई बताओ आंसर फटाफट। थ्री 3.5 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप, ये आंसर दिया है दिवायन ने। चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया। चलो इधर देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फोर्सेस एक्सिस के अलोंग नहीं है उनको एक्सिस पे लेके आते हैं। 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट कर देते हैं। 10 न्यूटन का ये कौन सा कंपोनेंट आया 10 cos 37, 10 cos 37 मतलब 10 इंटू 4/5 कितना आया 8 न्यूटन। और ये कंपोनेंट कितना आएगा 10 sin 37, sin 37 मतलब 3/5 तो ये कितना आएगा 6 न्यूटन। सेम ऐसे ही 5 न्यूटन के दो कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट ये आएगा कितना 5 इंटू cos 37 मतलब 5 इंटू 4/5 तो कितना आया 4 न्यूटन। और एक कंपोनेंट ये वाला आएगा जो कितना आएगा 3 न्यूटन। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस में जितने भी फोर्सेस हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस हैं सभी को ऐड कर देते हैं विद साइन। ऐड किया तो 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को मैंने क्या माना पॉजिटिव, ये क्या मैंने माना पॉजिटिव, और वाई डायरेक्शन में इसको मैंने क्या माना पॉजिटिव। क्लियर। तो ध्यान से देखो इस डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है 8 न्यूटन, तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन प्लस इसका ये वाला कंपोनेंट कितना 4 न्यूटन प्लस इसका ये वाला कंपोनेंट एक्स के अंदर और कोई फोर्स दे रखा है हमें, ये फोर्स दे रखा है कितना है 3 न्यूटन। टोटल कितना हुआ 15 न्यूटन। टोटल कितना हुआ बच्चों 15 न्यूटन। तो क्या मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन के, मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो जब मास की वैल्यू मैं रखूंगा तो 15 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए एक्स, तो ए एक्स की वैल्यू कितनी आई बच्चों 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चा, क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर हुआ। ये 3.5 कैसे आया भाई तुम लोग का। चलो अब आते हैं वाई डायरेक्शन की बात करने में। वाई डायरेक्शन की जब बात करी तो एक बात तो ऊपर वाली डायरेक्शन मैंने क्या ली है पॉजिटिव और नीचे वाली क्या ली है मैंने नेगेटिव। नीचे वाली डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, एक ये फोर्स लग रहा है और एक ये फोर्स लग रहा है, और ऊपर वाली डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं सिंगल 6 न्यूटन। तो क्या मैं लिख सकता हूं सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 माइनस 2 मतलब कितना आया 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू मास इंटू ए वाई। एम के जगह पे मास की जगह पे मैं 2 kg पुट करूंगा तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन की वैल्यू कितनी आई 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो यहां से अगर एक्सेलरेशन वेक्टर बताना हो तो वो कैसे बताओगे आप कि 7.5
आई कैप प्लस 0.5 जे कैप। क्लियर है बच्चों? मैं 3 न्यूटन फोर्स इग्नोर कर दिया था सर, चलो कोई नहीं, चलो क्लियर है बच्चा? आ गया सभी का आंसर? समझ में आया बच्चों सभी को? बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। किस पे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब सर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि मानो कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है जो किसी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। जैसे ये अगर अब्दुल है, ये इस ब्लॉक को क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। इस ब्लॉक के ऊपर क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बोलता है कि जितना फोर्स अब्दुल ने इस ब्लॉक के ऊपर लगाया है, उतना ही फोर्स ब्लॉक क्या करेगा? अब्दुल के ऊपर लगाएगा। जितना फोर्स अब्दुल ने इस ब्लॉक के ऊपर लगाया है, उतना ही फोर्स ये ब्लॉक भी क्या करेगा? अब्दुल के ऊपर लगाएगा। क्लियर है? तो इसका स्टेटमेंट क्या बन जाता है? इसका स्टेटमेंट बन जाता है कि एवरी एक्शन, जो आपने सुना भी होगा, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्लियर है? अब बताओ, मैंने बोला अगर ये फोर्स जो है, ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स किसने लगाया है? किसने लगाया है ये फोर्स? अब्दुल ने। किस पे? ब्लॉक पे। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं एफ ए बी, फोर्स बाय अब्दुल ऑन ब्लॉक। फोर्स बाय अब्दुल ऑन ब्लॉक। या फिर एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि फोर्स ऑन ब्लॉक बाय अब्दुल। फोर्स ऑन ब्लॉक बाय अब्दुल। सेम ऐसे ही ये फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन अब्दुल बाय ब्लॉक। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, तो हमने क्या बोला कि जितना फोर्स होगा उतना ये फोर्स भी होगा। मतलब जितना अब्दुल ने ब्लॉक के ऊपर लगाया, उतना ही ब्लॉक किसके ऊपर लगाएगा? अब्दुल के ऊपर लगाएगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सर ध्यान से देखने में पता चला कि जिस डायरेक्शन में अब्दुल फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इसीलिए हमने लिखा भी है ऑपोजिट। मैंने कहा बिल्कुल लिखा है। और सर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी भी है, तो क्या हम वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए वेक्टर, जहां पर माइनस साइन क्या बताता है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। या फिर मैं ये बोल दूं, ये दोनों कैसे हैं? साइन साइन के अंदर ऑपोजिट हैं। मतलब ये अगर इसके ऊपर राइट साइड में फोर्स लगाएगा तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? क्या ये क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस क्या है सर? पहली कंडीशन ये है जो हमने पढ़ भी ली है, वो क्या पढ़ी? एक सेकंड बस।
चलो अभी हमने कंडीशन क्या पढ़ी? कंडीशन हमने सर ये पढ़ी कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये बात हमने पढ़ी थी। और हमने ये देखा कि जितना फोर्स अब्दुल लगा रहा है सेम फोर्स क्या लगा रहा है, ब्लॉक भी अब्दुल के ऊपर लगा रहा है। तो पहली चीज क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एवरी एक्शन एंड रिएक्शन हैव सेम मैग्नीट्यूड। क्या ये बात लिखी जा सकती है? बोलो भाई, क्या ये बात लिखी जा सकती है? सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मतलब अगर ये ब्लॉक है, जैसे दो ब्लॉक रख दूं मैं यहां पर, ये ब्लॉक इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा ये भी तो उतना ही फोर्स लगाएगा। एक ने अगर 10 न्यूटन लगाया तो दूसरा कितना लगाएगा उसके ऊपर? 10 न्यूटन ही लगाएगा। और एंड आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, क्या ये बात क्लियर हुई कि अगर एक ने ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो दूसरा कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। क्लियर है। दूसरी चीज एक बात बताओ, ये वाला जो फोर्स है जो हमने अभी भी पढ़ा भी था FBA, इसका मतलब क्या था कि फोर्स ऑन ब्लॉक बाय अब्दुल। मतलब अगर मैं इसको क्या बोलता हूं, एक्शन बोलता हूं, तो एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? ब्लॉक के ऊपर हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? ब्लॉक के ऊपर हो रहा है। और अगर मैं इसको रिएक्शन बोलता हूं तो ये किसके ऊपर लग रहा है? अब्दुल के ऊपर लग रहा है। किसके ऊपर लग रहा है? अब्दुल के ऊपर। तो क्या मैं लिख सकता हूं एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज? एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अरे हाँ कि ना? टू डिफरेंट बॉडीज। क्लियर है। मतलब अगर एक्शन इस ब्लॉक पे लग रहा है तो रिएक्शन किस पे लगेगा? दूसरे वाले ब्लॉक पे लगेगा। क्लियर है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इंटरचेंजेबल। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जितना फोर्स एक बॉडी दूसरे के ऊपर लगाएगी उतना ही फोर्स, इंटरचेंजेबल मतलब कि अगर मैं बोलना चाहूं, जैसे ये एक बोतल है, मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, मैंने इसके ऊपर क्या किया? एक फोर्स लगाया। तो मैं जरूरी नहीं है कि ये बोलूं कि मैंने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया वो एक्शन है या बोतल ने जो मेरे ऊपर फोर्स लगाया वो एक्शन है। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों डिसाइड नहीं कर सकते? क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि पहले कौन सा लगना शुरू हुआ और बाद में कौन सा लगना शुरू हुआ। जैसे मान लो मैं अगर क्लैप करता हूं तो एक बात बताओ, क्या इस वाले हाथ ने इस वाले हाथ पे फोर्स लगाया? हाँ कि ना? तो मेरे को ये बताओ कौन से वाले हाथ ने किस हाथ को पहले छुआ? इस वाले ने इसको पहले छुआ या इस वाले ने इसको पहले छुआ? हम नहीं बता सकते। या फिर अगर ये इस स्क्रीन को मैं टच करता हूं तो स्क्रीन ने मेरे को पहले टच किया या मैंने पहले स्क्रीन को टच किया? क्या हम ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हम ये बता ही नहीं सकते कि कौन सा एक्शन है और कौन सा रिएक्शन है? या फिर मैं ये बोलूं कि दोनों जो भी एक्शन और रिएक्शन है वो साइमल्टेनियस हैं, एक साथ हो रहे हैं। मतलब जिस टाइम पे एक्शन लग रहा होगा उसी टाइम पे क्या हो रहा होगा? रिएक्शन भी लग रहा होगा। मतलब ना कोई पहले आया है और ना कोई बाद में आया है। क्लियर है बच्चों? क्लियर हुआ? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इंटरचेंजेबल एंड साइमल्टेनियस? क्लियर है बच्चों? 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब जो चौथा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑफ सेम नेचर। अब सर सेम नेचर का मतलब कि मान लो सर अगर एक्शन एंड रिएक्शन आते हैं बेटा, उस पे भी आएंगे, अभी सब्र रखो, बताते हैं माधव।
वो चीज भी बताते हैं। मैंने ये बोला कि मान लो अगर ये एक बॉडी है, मैंने क्या लिखा है, आर ऑफ सेम नेचर। अगर ये एक बॉडी है, इसके ऊपर अगर मैं ये फोर्स लगा रहा हूं, तो अगर मैंने इसके ऊपर एक कांटेक्ट फोर्स लगाया है, नॉर्मल फोर्स लगाया है, तो ये भी इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स ही लगाएगा। अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो दूसरी बॉडी उसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगाएगी। अगर एक बॉडी दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रही है, तो दूसरी बॉडी उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगाएगी। मतलब दोनों फोर्सेस का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ सभी को? चलो बहुत बढ़िया। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन क्या मतलब डिस्कशन है आपसे, कि मान लो मैंने एक टेबल रखी, मैंने एक टेबल रखी ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, ये एक टेबल रखी मैंने ग्राउंड पे, और इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया। मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास कितना है, mg है, जिसका मास कितना है, mg है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ब्लॉक को देखूं, अगर मैं ब्लॉक को देखूं तो इसके ऊपर दो फोर्स लगते हुए नजर आ रहे हैं मेरे को। एक कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कितना है, mg के बराबर, और एक कौन सा, नॉर्मल फोर्स जो इस सरफेस की वजह से लग रहा होगा। ये दो फोर्स लग रहे हैं, और हमें पता है अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है, अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो क्या मैं लिख सकता हूं n माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन कितना, 0, तो क्या मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू एम जी आ गया। तो ये भी हमें पता चल गया कि नॉर्मल किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। अब मेरा आपसे सवाल है, इज नॉर्मल एंड एम जी एन एक्शन रिएक्शन पेयर? सोचो, बताओ बच्चों, क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है ये नॉर्मल और mg? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हर्षल ने बोला नहीं है, देवायु ने बोला नहीं है, खुशमीत ने बोला यस। चलो माधव बेटा उस पे भी आते हैं, बस 2 मिनट में बता रहा हूं वो चीज भी। चलो, तो इसका आंसर है नो, नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण यह है कि सर अभी अभी हमने इसकी 4 कंडीशंस पढ़ी हैं। कौन कौन सी? एवरी एक्शन एंड रिएक्शन है सेम मैग्नीट्यूड, बिल्कुल है सर। n इज इक्वल टू mg हमने देखा है, यहां पर n इज इक्वल टू mg है, हमने देख लिया, ठीक है। दूसरी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, है सर, वो भी है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों अलग अलग बॉडी पे एक्ट करने चाहिए, लेकिन सर यहां पर तो ये एक ही ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर ही नॉर्मल लग रहा है और इस ब्लॉक के ऊपर ही mg भी लग रहा है, तो मतलब तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मतलब ये क्या नहीं है, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। चौथा पॉइंट क्या था कि ये दोनों साइमल्टेनियस हैं, सर साइमल्टेनियस तो हैं। पांचवा पॉइंट क्या था बच्चों, लास्ट पॉइंट क्या था कि दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां पर ध्यान से देखो, नॉर्मल फोर्स ये तो कैसा होता है, कांटेक्ट फोर्स, और ये कैसा फोर्स है, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या दोनों का नेचर सेम है? नहीं है, दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलो अब उस सवाल पे आते हैं जो माधव कई देर से पूछ रहा है मेरे से। माधव ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर में मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों का सेम है, अगर मैग्नीट्यूड जो है दोनों का सेम है तो कोई ब्लॉक मूव क्यों करता है, वो रेस्ट पे रहना चाहिए। तो ध्यान से सुनो, मानो ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है,
क्लियर है? ये एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है। ध्यान से देखना, मैंने बोला कि ये वाला जो ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ये इस ब्लॉक बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है कितना? 15 न्यूटन। कितना? 15 न्यूटन। और ये फोर्स लगा कैसे रहा है? क्योंकि हमने इसको इधर से फोर्स लगाया हुआ है, कितना? 15 न्यूटन। इधर से किसी ने फोर्स लगाया 15 न्यूटन, जिसकी वजह से इसने क्या किया? आगे फोर्स लगा दिया, कितना? 15 न्यूटन। अजम्पशन है, मान के चल रहे हैं अभी। क्लियर है? अभी सिर्फ मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये भी इसके ऊपर क्या करेगा? या फिर एक काम करो, इसको 25 न्यूटन ले लो, इसको 25 न्यूटन। मैंने बोला हमने इसके ऊपर एक 25 न्यूटन का फोर्स लगाया, जिसकी वजह से क्या हुआ? इसने 15 न्यूटन इस वाले ब्लॉक पे लगा दिया। क्लियर है? अब इसने, अगर ए ने इसके ऊपर 15 न्यूटन लगाया है, तो इसके ऊपर भी 15 न्यूटन लग रहा होगा पीछे की तरफ। मैंने कहा बिल्कुल लग रहा है। क्या हो रहा है? अगर ए ने इसके ऊपर 15 न्यूटन आगे लगाया है, तो बी ए के ऊपर 15 न्यूटन पीछे लगाएगा। अब ध्यान से देखो, ब्लॉक बी की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक बी की बात करते हैं। तो ब्लॉक बी पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक ही फोर्स लग रहा है, और वो कितना है? 15 न्यूटन। कितना है? 15 न्यूटन। क्या एक ही फोर्स लग रहा है? हाँ सर। क्या ये F इज टू एम ए होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसका मास जो भी मान लो m है, तो F इज टू 15 इज टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 15/m। कितना आया? 15/m। मतलब ये मूव कर रहा है। अब उसका सवाल क्या था वो सुनो। सवाल ये था कि सर ये दोनों 15 न्यूटन तो इक्वल थे, तो ये ब्लॉक मूव क्यों कर रहे हैं? वो मूव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो दोनों फोर्स है ना, ये दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, इसलिए एक बॉडी की जब हम बात करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होते। आपस में कैंसिल आउट नहीं होते। क्लियर है बेटा? माधव क्लियर हुआ अभी? क्लियर हुआ माधव? माधव गुप्ता? चलो बहुत बढ़िया। तो एक्शन रिएक्शन पेयर समझ में आया बच्चों कि एक्शन रिएक्शन पेयर होता क्या है? क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया। तो अब जो आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है, एक सेकंड रुकना बच्चों, बस स्लाइड थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं मैं। चलो अगला जो टॉपिक है हमारा, वो आता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्या आता है? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। किसी को कोई डाउट हो तो बच्चा पूछ लेना जरूर। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, जो फंडामेंटल टाइप्स होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। अब सर उससे पहले ये चीज तो हमें क्लियर होगी, फोर्स होता क्या है। इतनी देर से हम ये वर्ड तो यूज कर रहे हैं, फोर्स फोर्स, लेकिन फोर्स एक्चुअल में होता क्या है? तो बच्चों फोर्स की जो एक बेसिक सी डेफिनेशन जो होती है ना, वो होती है फोर्स इज अ पुश और पुल which changes the state of motion or state of rest of a body। क्लियर है? स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी है, जैसे ये अगर एक बॉडी है, इसकी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन के अंदर कोई चेंज लेके आता है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। क्लियर है? सर कैन वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम टुडे? हाँ बेटा करेंगे, लेकिन क्वेश्चन वाले एक दो टॉपिक तो हो अभी तक। एक छोटा सा टॉपिक हुआ था, उसके हमने 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। क्लियर है? चलो, तो अब जो ये फोर्स है ना,
हमारे पास में 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं। कितने? 4। पहला जो फंडामेंटल फोर्स होता है उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा जो फंडामेंटल फोर्स होता है वो होता है कौन सा बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और तीसरा जो फोर्स होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जो चौथा जो फोर्स होता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब खास बात यह है कि लास्ट वाले जो 2 फोर्स है ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं आते, मतलब हमें इनको पढ़ना नहीं है। हमें इन्हें पढ़ना नहीं है। हमारे जो मेन सिलेबस में आते हैं वो ये 2 फोर्स आते हैं। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के भी अलग अलग टाइप हैं, इसके भी अलग अलग टाइप हैं। जैसे जैसे पहला जो होता है वो होता है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। कौन सा? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। दूसरा जो फोर्स होता है वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स। फिर आ जाता है टेंशन फोर्स। फिर आ जाता है स्प्रिंग फोर्स। ये सारे अलग अलग फोर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो अभी तो पूछो, फिर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी ये क्या चल रहा है भाई? GESW मतलब ये हिंदी में लिखो भाई। किसी को कोई डाउट नहीं है? स्टार्ट करें फिर टॉपिक। चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है? सर ग्रेविटेशनल फोर्स हमने जितना पढ़ा है थोड़ा बहुत, वो तो ये था कि कोई भी अगर 2 बॉडीज हैं, कोई भी 2 बॉडीज हैं जिनके पास में अगर मास है तो वो एक दूसरे के ऊपर एक एट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल सही, वही डेफिनेशन है। वही डेफिनेशन है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन 2 बॉडीज हैविंग मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। डेफिनेशन तो हमारी इतने काम की नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर हैं। पहली चीज, फोर्स ड्यू टू मास। मास की वजह से जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है इनके बारे में कि ये हमेशा और हमेशा कैसे फोर्स होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी को हमेशा क्या करेगी? अट्रैक्ट ही करेगी, कभी रिपेल नहीं कर सकती। तो ये कैसे फोर्स होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स। कैसे फोर्स होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? क्लियर? चलो तीसरी चीज जो है वो है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा। F इज इक्वल टू कितना होता है? Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। जहां पर m1 और m2 क्या है? इन 2 बॉडीज के मासेस, इन 2 बॉडीज के मासेस। और R क्या है? इन 2 बॉडीज के बीच का सेपरेशन। इन 2 बॉडीज के बीच का सेपरेशन। और जो G है इसको बोला जाता है, G को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है? क्लियर हुआ? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसकी यूनिट जो होती है वो कितनी होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। क्लियर है बच्चा लोग? क्लियर है? अरे हाँ कि ना? बोलो भाई।
क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं तो इसके बारे में एक चीज और है कि मान लो मैं अगर ऐसे ले लेता हूं, एक केस कंसिडर कर लूं जहां पर एक जो बॉडी है वो तो बहुत ज्यादा बड़ी है, एक बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और दूसरी बॉडी क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है। मतलब एक के कंपैरिजन में दूसरी बॉडी क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो क्या अर्थ के रेस्पेक्ट में मेरा मास और मेरी हाइट नेग्लिजिबल के बराबर है कि नहीं है? तो ऐसा जब केस आता है जब एक बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी हो कंपैरेटिवली टू द अदर बॉडी, तो इस टाइम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसी को क्या बोला जाता है, ग्रेविटी। उसी को क्या बोला जाता है, ग्रेविटी। क्लियर है? जब व्हेन वन बॉडी इज मच लार्जर देन अदर बॉडी, अब सोच के देखो, मान लो ये क्या है, अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, और ये कौन है, एक ह्यूमन, और इसका मास स्मॉल m है, अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M है। क्लियर है? अर्थ की रेडियस जो है वो कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ RE। क्लियर है? अब ये बताओ, अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर्स। उसके सामने क्या ह्यूमन जो है, इंसान जो है, उसकी हाइट कंपेरेबल है, नहीं है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जो उन दोनों के बीच में सेपरेशन है वो अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही होगा? तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाता है, GM अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? अब एक चीज बताओ, अगर किसी ह्यूमन पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं उसके लिए मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है, ये उसके लिए ये मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है, m इंटू ए। हाँ कि ना? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या ये दोनों फोर्स इक्वल होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो m से m उड़ा दो तो a की जो वैल्यू आती है वो आती है GM अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। जब हम GM और RE की वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू जो आती है वो आती है अप्रोक्सीमेटली 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल g। 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? क्या ये क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया, ये आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सर एक चीज बताइए, हम बोलते हैं वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है? तो मैंने बोला मानो ये एक अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। अगर यहां पर कोई ह्यूमन खड़ा है, यहां पर कोई ह्यूमन खड़ा है तो उसके ऊपर अर्थ किधर फोर्स लगाती है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। अगर ह्यूमन यहां खड़ा है तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। यहां पर अगर कोई ह्यूमन है तो उसके ऊपर सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। मतलब ह्यूमन सरफेस पे कहीं पे भी खड़ा हो, फोर्स हमेशा किधर लगता है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। बिल्कुल सर। तो सेंटर ऑफ अर्थ से बाहर की तरफ जो लाइन निकलती है ना, ये जिसको हम बोलते हैं कौन सी, रेडियल डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन। इसी को बोला जाता है क्या, वर्टिकल। इसी को क्या बोला जाता है, वर्टिकल। और एक लाइन जो इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल। उसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल। जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो मतलब क्या है, हमारे जस्ट नीचे रेडियस ऑफ अर्थ है
उसके ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं, तो वो कौन सी डायरेक्शन है? वर्टिकली अपवर्ड। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर मैं लूंगा कोई, तो वो कौन सी कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर है? तो क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर क्लियर हुआ? हॉरिजॉन्टल क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? क्या ये क्लियर हुआ? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं दूसरा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पे। दूसरा कौन सा फोर्स था बच्चों? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। कौन सा है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। अब सर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है कि जब कोई दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में होती है ना, तो वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाती हैं। वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाती हैं। वो कौन सा फोर्स होता है? नॉर्मल फोर्स। वो कौन सा फोर्स होता है? नॉर्मल फोर्स। कैसा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। इसकी खास बात क्या है? सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। और ये कब लगेगा? जब दो सरफेसेस क्या हो? आपस में कांटेक्ट में हो। जब दो सरफेसेस क्या हो? आपस में कांटेक्ट में हो। इट एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट। टू बॉडीज इन कांटेक्ट। और इसकी एक खास बात और है कि मान लो ये जो दो बॉडीज हैं, ये इस तरीके से कांटेक्ट में हैं। ये दो बॉडीज इस तरीके से कांटेक्ट में हैं, तो ये हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। किस डायरेक्शन में लगता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। क्लियर है? सरफेस इन कांटेक्ट। क्या यहां तक किसी को डाउट है? रुक जाओ सर, मुझे नोट करने दो। चलो करो, फटाफट नोट करो। मैं पानी पी लेता हूं तब तक। फटाफट नोट करो बच्चा। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 पॉइंट तो ये समझ में आ गए सर। क्या? कि पहली चीज कि कोई भी सरफेस जो है दूसरी सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगाती है उसको क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। और अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है तो वो कौन सा है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है? जैसे मान लो ये मेरा फोन है, ये मेरा सरफेस है। मेरा सरफेस के हाथ के ऊपर ये फोन रखा हुआ है, तो मेरा हाथ क्या कर रहा होगा? इस फोन के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। और ये जो फोन है मेरे हाथ के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। क्लियर है? तो ये कौन सा फोर्स है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्या नॉर्मल कांटेक्ट सरफेस ये वाली है? इसके परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर मतलब मेरा हाथ किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा? इसके परपेंडिकुलर। अब इस केस में भी दो की चीज निकल के आती है। मानो सर यहां पे हमें ये तो समझ में आया कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, कि ये सरफेस कांटेक्ट में है, ये सरफेस कांटेक्ट में है, लेकिन अब भी तो दो डायरेक्शन बच गई सर। एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन। अब कौन सी डायरेक्शन में लगेगा ये कैसे पता करें? तो एक बात बताओ भाई, कि अगर ये फोन मेरे हाथ पे है, ये फोन मेरे हाथ पे है, तो ये फोन मेरे हाथ को पुश कर सकता है या पुल कर सकता है? ध्यान से देखो, ये फोन रखा है, ये फोन मेरे हाथ को पुश कर सकता है या पुल कर सकता है? बताओ। पुश कर सकता है या पुल कर सकता है? या फिर मान लो ये अगर एक कोई दीवार है, मैं अपने हाथ से उस दीवार को पुश कर सकता हूं या पुल कर सकता हूं? पुश कर सकता हूं या पुल कर सकता हूं? बताओ, फटाफट बताओ। पुश कर सकते हैं, हर्षल ने बोला।
चलो बढ़िया। तो मतलब यहां से ये तो समझ में आया कि हम जो है एक सरफेस, अगर दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, जैसे ये दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, तो ये सरफेस इसको क्या कर सकती है, पुश कर सकती है। क्या कर सकती है, पुश कर सकती है, पुल नहीं कर सकती। तो ऐसे ही अगर मैं इस वाले ब्लॉक की बात करता हूं, ए ब्लॉक की, तो ए ब्लॉक बी ब्लॉक को क्या कर सकता है, सिर्फ पुश कर सकता है। क्या कर सकता है, पुश कर सकता है। तो कौन सा डायरेक्शन होगा फोर्स का, ये वाला। क्लियर है? अब क्लियर हुआ कि सिर्फ ये वाला जो है, इसको ए ब्लॉक जो है बी को क्या कर सकता है, पुश कर सकता है। तो ये इसको किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। वहीं अगर बी की अगर मैं बात करता हूं, बी की अगर मैं बात करता हूं, तो बी ए के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? तो चौथा पॉइंट क्या बन जाता है यहां से कि नॉर्मल इज अ पुश काइंड ऑफ फोर्स। पुश काइंड ऑफ फोर्स। क्लियर है बच्चों? क्या क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? चलो, तो अब सवाल आता है एक और कि सर जो पुश काइंड ऑफ फोर्स है वो हमने देख लिया कि किस तरीके से है, लेकिन इसको हम पहचाने कैसे, इसको हम पहचाने कैसे। जैसे मान लो कोई दो सरफेस मेरे को दे रखी है, एक सरफेस ये है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा है। अब हमें डायरेक्शन पता करनी है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो हम कैसे पता करेंगे? मैंने कहा सिंपल है। पहली चीज, एक बात बताओ, कॉमन सरफेस निकाल सकते हो? क्या ये कॉमन सरफेस निकाल सकते हो? मान लो ये अगर कॉमन सरफेस है, क्या दिख रही है ये वाली कॉमन सरफेस, ये कॉमन सरफेस है। अब हमारे पास में कॉमन सरफेस आ गई। नॉर्मल फोर्स की डेफिनेशन क्या थी, परपेंडिकुलर लगेगा इस सरफेस के, परपेंडिकुलर या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। बिल्कुल है सर। अगर इस सरफेस की बात करूं मैं, तो सरफेस, एक बात बताओ, इस ब्लॉक के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ये निकालना है। एक बात बताओ, ये सरफेस इसको पुश कर सकता है या पुल कर सकता है? सर पुश कर सकता है। क्यों पुल नहीं कर सकता? पुश कर सकता है सिर्फ। तो पुश करने की डायरेक्शन कौन सी होगी, ऊपर वाली या नीचे वाली? तो हम आपने बोला सर ऊपर वाली। या फिर मैं ये बोलूं ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो आप क्या बोलोगे, सर दो डायरेक्शन पॉसिबल हैं, एक ये और एक ये। अब ये ब्लॉक जो है इस सरफेस को क्या कर सकता है, पुश कर सकता है। पुश किस डायरेक्शन में करेगा, नीचे की तरफ। तो मतलब नीचे वाला डायरेक्शन सही होगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? सेम ऐसे ही मान लो अगर मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दे दूं कि कोई एक इंक्लाइंड सरफेस है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, मास कितना है जिसका, m है। मास कितना है, m है। मैंने बोला कि ये जो सरफेस है, फिक्स्ड सरफेस जो है, ये इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, ये उसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, ये आपको निकालना है। तो आप क्या देखोगे, सबसे पहली चीज नॉर्मल की बेसिक डेफिनेशन कि सर सरफेस जो है कांटेक्ट, जो कॉमन सरफेस है कांटेक्ट में, वो ढूंढेंगे। कॉमन सरफेस सर हमने ढूंढ ली, ये है कॉमन सरफेस। बिल्कुल सर, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसके परपेंडिकुलर सर दो पॉसिबल डायरेक्शन, एक ये और एक ये दो पॉसिबल डायरेक्शन है सर। अब सर एक बात बताइए, इन दोनों में से कौन सी डायरेक्शन? तो मैंने बोला किसकी वजह से निकाल रहे हो, सरफेस की वजह से, ब्लॉक के ऊपर। तो सरफेस ब्लॉक को क्या कर सकता है, पुश कर सकता है या पुल कर सकता है, पुश कर सकता है। मतलब पुश करेगा मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? सेम ऐसे ही अगर मान लो आपके पास में मैं एक एग्जांपल दूं कि एक यहां पर ये बॉल रखी है, दूसरी बॉल यहां पर रखी है, एक बॉल यहां पर रखी है और एक बॉल, एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो वापस से देखो। हाँ, एक बॉल ये है और दूसरी बॉल यहां पर है। ठीक है, पहली चीज तो ये कि जहां जहां पर कांटेक्ट होगा वहां वहां पर फोर्स आएगा, जहां जहां पर कांटेक्ट होगा वहां वहां पर फोर्स आएगा। बिल्कुल आएगा सर। अब एक बात बताइए, ये इस सरफेस का यहां पर कांटेक्ट में है। हमने कॉमन सरफेस ढूंढ ली। इसके अबाउट दो पोजीशंस हैं, एक और दो। इस डायरेक्शन में भी फोर्स आ सकता है और इस डायरेक्शन में भी फोर्स आ सकता है। कौन सा लेंगे, वो डायरेक्शन जिसमें ये जो दीवार है इस ब्लॉक को क्या कर सके, पुश कर सके। वो डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स आएगा N1।
सेम ऐसे ही सर यहां पर भी टच में है तो यहां पर भी नॉर्मल फोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा। सर यहां पर जो है ये सरफेस अगर कांटेक्ट में है, ये सरफेस अगर कांटेक्ट में है, चलो ये सरफेस अगर कांटेक्ट में है तो ये इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, बिल्कुल लगा रही होगी। सर परपेंडिकुलर लगाएगी तो या तो ऊपर की तरफ लगाएगी या नीचे की तरफ लगाएगी, दो ही कंडीशन पॉसिबल हैं, बिल्कुल। तो सर ये जो सरफेस है इसको क्या कर सकती है, पुश कर सकती है। पुश किस तरफ करेगी, ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल फोर्स किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर है। सर तीसरा कॉन्टेक्ट हमें यहां दिख रहा है और ये जो है कॉमन सरफेस है। अब इसकी वजह से दो डायरेक्शन में फोर्स आ सकते हैं, या तो इधर या इधर। कौन सी डायरेक्शन सर, नॉर्मल क्या करता है, नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगता है, जिस डायरेक्शन में क्या हो, पुश कर सके। ये जो बॉल है ये इसको क्या कर सकती है, पुश कर सकती है। कौन सी डायरेक्शन में, नीचे वाले डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूं इस वाले बॉल की, इस वाले बॉल की, कि इस बॉल पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहे होंगे उसकी डायरेक्शंस बताओ। तो तुमने बोला सर दो जगह से कांटेक्ट में है, एक ये और एक ये दो जगह से कांटेक्ट में है सर। तो पहली चीज अगर इधर कांटेक्ट में है तो दो डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है। पुश करने के लिए मतलब ये वाला जो ब्लॉक है इसको पुश करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में आएगा। दूसरी चीज सर ये वाला जो सरफेस है ये क्या करेगा, पुश करेगा तो इस तरफ आएगा। क्लियर है। तो क्या मैं अब आपको हाँ, कि क्या मैं अगर आपको ऐसे कोई भी कंडीशन देता हूं जहां पर एक ही से ज्यादा ब्लॉक्स हो तो क्या आप नॉर्मल फोर्स अब निकाल के बता सकते हो, क्या डायरेक्शन बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा, हाँ कि ना, बोलो भाई, हाँ कि ना। बहुत बढ़िया। तो चलो एक क्वेश्चन है, मेरे को सिर्फ ये बता देना कि कितने नंबर ऑफ फोर्सेस लगेंगे, कितने नंबर ऑफ फोर्सेस लगेंगे। जैसे एक ब्लॉक ये दे रखा है आपको, ये ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक है बी, ये ब्लॉक है सी और ये ब्लॉक है डी, और एक इस तरीके से ब्लॉक बना हुआ है ये वाला पूरा, ये कौन सा ब्लॉक है, ब्लॉक ई। आपको बताने हैं नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन, नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक। तो जब मैं ब्लॉक ए की बात करता हूं तो कितने नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, बताओ भाई, कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। नॉर्मल फोर्सेस की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स। ए के ऊपर बताओ, हर्षल ने बोला दो फोर्सेस, और कोई, हर्षल ने अपडेट कर दिया 3। काव्य ने बोला 2 फोर्सेस। सर सरफेस पेयर इंक्लूडिंग, सरफेस पेयर मतलब, अच्छा ये सरफेस नहीं है बेटा, मतलब ये ब्लॉक्स रखे हुए हैं ऐसे कैसे, बस ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एक सरफेस है बाहर, सरफेस नहीं है वो, ये याद रखो। सरफेस सिर्फ नीचे है, ये सरफेस है बस, साइड वाली सरफेसेस नहीं है, ये सरफेसेस नहीं है। हर्षल ने बोला 4 फोर्सेस, काव्य ने बोला 3, नीचे तो सरफेस है, हाँ नीचे सरफेस है। तो ए के लिए कितने फोर्सेस होंगे, फटाफट बताओ भाई, कितने नॉर्मल सरफेस होंगे, नॉर्मल फोर्स होंगे। टोटल नहीं बेटा, ए की बात कर रहा हूं, सिर्फ ए की। चलो देखो, पहली चीज अगर ए की बात करनी है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि ए कहां कहां से कांटेक्ट में है। एक तो ए यहां से कांटेक्ट में है, एक जो है ए यहां से कांटेक्ट में है, और एक ए यहां से कांटेक्ट में है। कितनी जगह से कांटेक्ट में है, 3 जगह से। तो कितने नॉर्मल एक्ट करेंगे, 3। क्लियर है। जितनी जगह से कांटेक्ट में होगा उतनी जगह पे ही नॉर्मल लग रहा होगा। तो टोटल कितने फोर्स, 3 नॉर्मल फोर्सेस। चलो बी की बताओ, बी के ऊपर कितने नॉर्मल फोर्स। दिबायन ने बोला है 5। कैसे भाई,
5 का कोई हिसाब ही समझ में नहीं आ रहा मेरे को। बी का बताओ भाई फटाफट। ए के तो हो गए 3, अब बी के बताओ फटाफट। 3 3 3, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान से देखो, एक सरफेस ये कांटेक्ट में है, एक फोर्स ये लग रहा होगा, एक सरफेस ये कांटेक्ट में है, एक फोर्स ये लग रहा होगा, एक सरफेस ये कांटेक्ट में, एक ये फोर्स लग रहा होगा। टोटल फोर्स कितने? 3 फोर्स। सी के लिए बताओ, सी के लिए बताओ भाई। हर्षल कह रहा है 3। हर्षल ने आंसर चेंज कर दिया। चलो कितनी जगह से कांटेक्ट में है? एक यहां से कांटेक्ट में है और एक यहां से कांटेक्ट में, और जितनी जगह से कांटेक्ट में है उतने ही नॉर्मल फोर्स लगेंगे। इसकी वजह से ऊपर की तरफ और इसकी वजह से नीचे की तरफ कितने टोटल फोर्स? 2। डी का बताओ भाई, डी के ऊपर नॉर्मल फोर्स कितने लगेंगे? डी की वजह से 2, डी के ऊपर 2 फोर्स बता रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो डी के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स तो इसकी वजह से लगेगा और एक नॉर्मल फोर्स इसकी वजह से, 2 फोर्स लगेंगे। और ई के ऊपर एक फोर्स इसकी वजह से और एक फोर्स इसकी वजह से, तो ई के ऊपर भी कितने लगेंगे? 2 लगेंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्या ये क्लियर हुआ? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने स्टार्ट कहां से किया? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। उसके बाद में हमने देखा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद बेसिक सा जाना कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, फिर देखा कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। तो कल जो है हम हमारा डिस्कशन चालू रखेंगे, कल नहीं अगली क्लास के अंदर हम हमारा डिस्कशन चालू रखेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टेंशन फोर्स के बारे में। किसके बारे में? टेंशन फोर्स के बारे में। अगर आज के सेशन में कोई डाउट है तो बच्चों फटाफट पूछो। सर डी के ऊपर 3 लगने चाहिए ना? बेटा 2 ही तो हैं, एक ए की वजह से और एक ई की वजह से। अच्छा तुमने इसको भी सरफेस मान लिया, ये सरफेस नहीं है, मान लो ये ऐसे सरफेस है, सीधी है, ठीक है। टोटल इसका कितना लेक्चर होगा? एनएलएम के और फ्रिक्शन के मिला के अप्रोक्स 8 से 10 लेक्चर लगेंगे बेटा, एनएलएम और फ्रिक्शन दोनों मिला के। क्लास शेड्यूल क्या है? क्लास शेड्यूल बच्चों आपका रहेगा TTS में रहेगा, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे फ्रॉम 5:30 टू 7 PM। ये आपका क्लास शेड्यूल रहेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहो और तैयारी चालू रखो अपनी NSE-JS के लिए, और ऑल द बेस्ट। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।